जेई 2026 तुम्हारा जनवरी मंथ में होने वाला है एंड अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि इन 30 टू 40 डेज के अंदर तुम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट करो, या फिर तुम्हारे कुछ भी स्पेसिफिक डाउट आ रहे हैं तो वो अपन सोल्व करने वाले हैं। बेसिकली एक स्टूडेंट ने मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया था। उसके कुछ डाउट्स आ रहे थे प्रिपरेशन को लेकर, उसको रिवीजन नहीं पता कैसे करते हैं, उसका सिलेबस खत्म हो गया, फिर वो बोल रहा है कि मैं सब चीज़ें भूलने लगा हूँ। तो मुझे लगा ऐसा डाउट तुम्हारा भी हो सकता है, या फिर जिसका भी ऐसा डाउट होगा तो वो इस वीडियो के थ्रू सोल्व हो जाएगा। उसका पहला डाउट, सिलेबस कंप्लीटेड है बट डजंट नो हाउ टू रिवाइज अगेन इट ऑन जेईई मेंस लेवल। देखो, पहले तो अच्छी बात है कि तुम्हारा पूरा सिलेबस हो गया है, अब बारी आती है उसको रिवाइज करने की। तो रिवीजन के लिए जो भी तुमने नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे अपने प्रिपरेशन के बाद, उनको तुम्हें रिवाइज करना है बेसिकली, प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं। लाइक जैसे तुम्हारा क्लास टेस्ट वगैरह होता है तो वही मेथड यूज करना है तुमको रिवीजन के लिए। जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लिया तुमने, उसके सारे फॉर्मूलेज देख लिए, थ्योरीज देख ली, जो भी तुमने नोट्स के अंदर लिखे। जेईई मेंस लेवल के लिए तो फॉर्मूलेज इनफ है, उनको तुमने याद कर लिया, तुम्हें ये मालूम चल गया कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करना है। वो तुम्हें पर चैप्टर याद करना पड़ेगा, ऐसे एकदम से तुमको अचानक से याद नहीं आ जाएगा सारा, कि अचानक से तुमको पूरी फिजिक्स याद हो गई भाई। वही है कि यूनिट यूनिट वाइज करके तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई। जितने भी फिजिक्स के अंदर चैप्टर होते हैं 11th के अंदर, 12th के अंदर, सबको तुम्हें एक एक करके याद करना पड़ेगा एंड उससे रिलेटेड सवाल लगाने पड़ेंगे। सिर्फ याद करने से नहीं होगा। जैसे तुमने पहला चैप्टर उठाया, उसको रिवाइज किया, साथ में उस चैप्टर से रिलेटेड तुमने सवाल लगा दिए, जो भी उसके अंदर टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स है उसके बेसिस पे तुमने सवाल लगा दिए, पीवाईक्यूज लगा दिए, या फिर मॉड्यूल के सवाल लगा दिए, फिर डीपीपी लगा दी। जो भी तुम्हारे कोचिंग की होगी उसके अंदर डीपीपी मिलती होंगी तुमको, तो वही डीपीपी के सवाल तुम दोबारा लगा सकते हो उसी चैप्टर के। तो वो सब तुम कर सकते हो रिवीजन के लिए। इससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा एंड तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा उस चैप्टर पे। ऐसे एक एक करके तुम्हें अपने सारे चैप्टर्स खत्म करने हैं 30 से 40 दिन के अंदर, ठीक है। उसका सेकंड आउट है, बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद भी अब भूल चुका हूं कि कैसे करते हैं। अब तुम भूल चुके हो तो तुम भूल जाओ कि तुमने कुछ सवाल किए हुए हैं, दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करो। तुमने बहुत सारे पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, मॉड्यूल लगा लिए, बहुत सारे सवाल लगा लिए, ठीक है मानते हैं, तो अब तुम्हें फिर से स्टार्ट करना है ना। वही तो दिक्कत है, ये जो एक साल का प्रिपरेशन पीरियड होता है एग्जाम के लिए, इसके अंदर आदमी बहुत बार सवाल लगाता है, बहुत बार रिवाइज करता है उन क्वेश्चंस को, सेम क्वेश्चन उसको बार बार लगाने पड़ते हैं, और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आता है। तो ये मत सोचो कि तुमने जो सवाल किए हैं वो तुम्हें दोबारा लगाने पड़ रहे हैं, तुमने तो ऑलरेडी लगा लिया है तो तुम्हें दोबारा लगाने पड़ रहे हैं। ऐसा मत सोचो भाई। वही सवाल तुमको सेम कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। अब तुम्हें फ्रेश स्टार्ट करनी है, दोबारा से एक यूनिट उठाई, उसको रिवाइज किया एंड वही सवाल जो तुमने लगाए हुए हैं उनको दोबारा लगाओ। और इस बार जब तुम दोबारा सवाल लगा रहे हो तो तुम्हें अभी भी ध्यान देके लगाना है कि तुमने भाई ये वाला सवाल लगाया, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, पर तुमसे सोल्व नहीं हुआ, तो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो उस कॉन्सेप्ट को तुम्हें दोबारा रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के सवाल लगाओगे तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो रिवीजन बता दिया मैंने कैसे करना है, यूनिट वाइज रिवीजन करना है एंड उस यूनिट के सवाल लगाने हैं। एंड सवाल बहुत सारे लगा दिए, दोबारा लगाओ सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका, मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत लो आते हैं, 40-50 टाइप्स। पहली बात तो अच्छी बात है कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, देते रहो मॉक टेस्ट, वीक में 2-3-4 मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। हर हफ्ते देनी चाहिए मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, ठीक है। अब तुम्हारे 40-50 नंबर आ रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन इन्हीं स्टेप्स में छुपा हुआ है कि तुमको रिवीजन करना है, सवाल लगाने। देखो, अगर तुम्हारे नंबर 40-50 पे अटके हुए हैं तो इसका मतलब कि तुम एनालाइज नहीं कर रहे कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, तुम बार बार सेम जगह पे फंस रहे हो मेरे हिसाब से। तो अभी ये वीडियो बंद करके एक मॉक टेस्ट दो, या फिर जो तुमने कल मॉक टेस्ट दिया हुआ है, या फिर जो तुम्हारा पुराना मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट उठाओ। उससे अच्छा तो तुम कल ही एक मॉक टेस्ट दो, या फिर आज ही एक मॉक टेस्ट दो रिवाइज करके। तो उस मॉक टेस्ट में तुमको एनालाइज करना है। वो एनालाइज मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जो मैंने अभी रिसेंटली डाली है। कंसाइज वे में तुमको दोबारा बता देता हूँ तुमको कैसे मॉक टेस्ट एनालाइज करना होता है। वेरी सिंपल है। जैसे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुमसे ये वाला सवाल सोल्व नहीं हुआ, ये वाला सवाल तुमसे गलत हो गया, ये वाला सवाल तुम्हारा ठीक गया, तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो तुमसे ठीक हो गए होंगे, जो जिनका कॉन्सेप्ट तुम भूल गए होंगे, जिनका तुम्हें पता ही नहीं होगा कि ये सवाल कैसे होता है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होंगे सवाल के ऊपर, तो तुम्हें ऐसा एक एक सवाल पकड़ना है और एनालाइज करना है कि भाई ये वाला सवाल मुझसे सोल्व क्यों नहीं हुआ, या फिर गलत क्यों हुआ। जैसे एक क्वेश्चन उठाया अपन ने, ठीक है, एक क्वेश्चन उठाया, वो तुमसे गलत हो गया, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था पर तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, इसकी वजह से तुम्हारा नेगेटिव नंबर हो गया। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता था पर लेकिन तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो ये चीज तुम कॉन्शियसली सोचो अपने दिमाग में कि भाई मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, तो अगली बार जब मैं सवाल दूंगा तो मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। ऐसा तुम कॉन्शियसली बोलोगे अपने आप को और कॉन्शियसली सोचोगे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी, मैं हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ। ऐसा ही मेरे साथ होता था। मैं बताऊँ क्या करता था एग्जाम के टाइम पे, ये मेरा बड़ा बेकार थी। ये मैंने कॉन्शियसली देखी भाई, एनालाइज की कि मैं हर बार सोचता था ये क्या हो जा रहा है मेरे साथ। तो ये मैंने कॉन्शियसली एनालाइज किया कि मेरे नंबर कम क्यों आते हैं। तो जब भी मैं एग्जाम देने बैठता था पहले, जेईई मेंस की भी नहीं बात है ये, तो मेरे शायद क्लास 9th या 10th की बात है। तो हुआ क्या, मैं क्लास टेस्ट वगैरह देता था या फिर एग्ज़ाम में बैठता था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो मैं क्या करता था, जब भी मेरा मैथ्स का सवाल आता था, तो उसके अंदर वो सवाल मेरे से सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कैसे, मुझे थ्योरी में गड़बड़ थी या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था।
तो मैं क्या करता था, उस सवाल को सोचते-सोचते अपने मन में ही एक नया सवाल पैदा कर लेता था। मतलब मैं उस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा, अब मैं जो अपने मन में मैंने एक नया सवाल बनाया, उसको मैं उधर लिख के सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये गलती मैं करता था। मैं भूल जाता था कि क्वेश्चन पेपर में क्या सवाल आया है। मैं अपने मन में नया सवाल बना के उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लिख के आया आया करता था। तो ये मैंने सोचा भाई मैं एग्ज़ाम में बैठ के मैंने एक दिन रियलाइज़ किया अपने आप में ही, भाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ और सोच के लिख दे रहा हूँ, इसलिए मेरे नंबर नहीं आ रहे। तो फिर मैंने फिर ये कॉन्शियसली सोचना स्टार्ट किया कि ऐसा नहीं करते भाई, जो पेपर में लिखा है उसका जवाब देना है तेरे को। तो फिर ऐसा मैंने किया, ये अनरिलेटेड था पर थोड़ा बहुत रिलेटेड था, ठीक है? सेम चीज़ से कि तुम्हें अपना पेपर एनालाइज़ करना है, तुम्हें देखना है कि ये सवाल गलती क्यों हुई, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक आई, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आई कि एडिशन में दिक्कत आई, जो भी तुम्हारा दिक्कत है, वो तुम्हें देखना है या फिर यूनिट में दिक्कत आई तुम्हारी, तो वो तुम्हें कॉन्शियसली सोच के फिर जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो पार्ट तुम्हारा ठीक होगा। ऐसे 3-4 ही मिस्टेक्स होती हैं जो तुम हर क्वेश्चन में कर सकते हो या फिर हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, तो वो तुम्हें कॉन्शियसली एक बार मॉक टेस्ट एनालाइज़ करना होगा। अगर तुम्हें अपने मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ करने हैं, तो मॉक टेस्ट एनालाइज़ करना सीखो। अगर मेरी बातों से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज़ करते हैं, तो तुम यूट्यूब पे सर्च मारोगे हाउ टू गिव मॉक टेस्ट एनालाइज़ कैसे करें, बहुत सारे टीचर्स आ जाएँगे जो कि बढ़िया तरीके से समझाते हैं। मैंने भी उनसे ही सीखा है और फिर वही ज्ञान मैं अपनी मॉडिफ़िकेशन में तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोई टॉपर बच्चा नहीं हूँ, मैं बस आ गया हूँ। तो मैं भी बता रहा हूँ कि मैं कैसे आ गया, ठीक है? तो मॉक टेस्ट का तुम्हें समझ आ गया है कि मॉक टेस्ट के नंबर तुम्हें इंक्रीज़ कैसे करने हैं। क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट एनालाइज़ नहीं करोगे तो तुम स्टक ही रहोगे उन 40-50 नंबर्स में, ठीक है? इसका डाउट 4 है, लड़के का, जोस बाइडन, डाउट 4 2019 से 2025 तक के पीवाईक्यूज़ लगा लिए हैं, लेकिन अब भूल चुका हूँ मोस्टली सवाल को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट। सेम इसका भी सेम आंसर है, रिवीजन करो। अब तुम्हें फिर से फ्रेश स्टार्ट करनी है, तो मैं अब सेम सवाल के ऊपर बार-बार तो नहीं बता सकता। 2019 से 2025 तक के क्वेश्चन्स दोबारा लगाओ, रिवाइज़ करके दोबारा, क्योंकि अभी 40-50 दिन बचे हैं, उसमें तुम्हें यही काम करना है, रिवाइज़ क्वेश्चन्स लगाओ, ठीक है? दोबारा करना है, फ्रेश स्टार्ट करनी है तुम्हें, ठीक है? टफ एंड ट्रिकी नेक्स्ट डाउट, टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चन से बार-बार फेल हो जाता हूँ। टफ एंड ट्रिकी क्वेश्चंस तुमको समझने पड़ेंगे। ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ट्रिकी क्वेश्चंस आ गए हैं एग्ज़ाम में, तो उनको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट भाई बड़ी बढ़िया चीज़ है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है तुम्हारा कॉन्सेप्ट, तो कैसा भी ट्रिकी सवाल तुमको नहीं फँसा सकता भाई। सही बात बताऊँ तो, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर है। टीचर्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी जब पढ़ा रहे होते हैं ना, वो भी बताते हैं कि यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो। बनने को तो कहीं पर भी बन सकते हैं, पर लेकिन कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है ना, तो तुम्हें कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं फँसा सकता। दूसरी बात, जिस भी ट्रिकी क्वेश्चन ने तुम्हें फँसा दिया है, तो उसको एनालाइज़ करो। हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, एनालाइज़ करो भाई। बैठ के सोचो, इसमें क्या ट्रिक थी, मैं क्यों फँस गया? फिर अगर सेम ट्रिक दोबारा कभी आएगी, तब तुम नहीं फँसने चाहिए हो। मेन बात ये है, एक बार ट्रिकी क्वेश्चन आया, चलो तुम फँस गए, पर फिर तुम्हें उससे सीखना है। पहली बार में दिक्कत नहीं है, दोबारा अगर सेम क्वेश्चन में फँस रहे हो तब दिक्कत है, ठीक है? तो सोल्व करना सीखो, एनालाइज़ करना सीखो बेसिकली, एनालाइज़ करना सीखो। डाउट 6 फिजिकल केमिस्ट्री ने रुला रखा है, स्पेशली इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। भाई मुझे याद भी नहीं है सच बताऊँ तो, पर मैं अपने तरफ से इंक्लूड करके देख रहा हूँ। पर इनसे सवाल भी आते हैं भाई, आयनिक और केमिकल। केमिकल तो ईज़ी है, आयनिक में दिक्कत आती होगी, मुझे तो आयनिक में दिक्कत आती थी। थर्मोडायनामिक्स में केस बना के याद करो, इस केस के लिए ये फ़ॉर्मूला है, इस केस के लिए ये फ़ॉर्मूला है। यूट्यूब पे शायद कौन से टीचर थे मुझे याद नहीं आ रहा यार, उन्होंने बढ़िया पढ़ाया था। शायद पारस ठाकुर सर थे, पारस ही नाम था उनका, याद नहीं है, मुझे याद नहीं है, बढ़िया पढ़ाते हैं। तो उनसे उनकी वीडियो भी तुम देख सकते हो, तुम्हें अकेले को दिक्कत नहीं आ रही इनमें, मुझे भी दिक्कत आई थी। एक ऑप्शन है छोड़ दो भाई, 2 चैप्टर छोड़ दो, पर इनसे सवाल बढ़िया आते हैं, इनसे आते हैं सवाल आते हैं भाई। यूट्यूब पर जाओ या फिर जो भी तुम्हारे टीचर है, उनसे पढ़ो और केसेस बनाकर याद करो कि भाई ये वाला फ़ॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ये वाला फ़ॉर्मूला इस केस में लगता है। फिर जाके शायद तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। मेरा तो ऐसे ही ये चैप्टर मैंने याद किए थे केस बनाकर। आयनिक तो मैं शायद छोड़ के गया था, पर केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने कर लिया था। डाउट नंबर 7 शेड्यूल फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। शेड्यूल और टाइम टेबल से रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं। कंसाइज़ वे में दोबारा बता देता हूँ, वॉच टाइम मिलेगा मेरे को, ठीक है? देखना पूरी वीडियो तुम, तो तुम्हें अब तो कुछ काम होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। तुम्हारा एक ही गोल है एग्ज़ाम, पहला अटेम्प्ट ही तुम्हें फोड़ना है भाई। तो ये 30-40 दिन ही मेहनत करनी है तुम्हें, उसके बाद तो सेकंड अटेम्प्ट में तो वैसे ही बहुत कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मेहनत करो ना करो, वो तो ज़्यादा एफर्ट नहीं दे पाएगी, ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे तुम्हारे। अभी तुमने मैक्सिमम एफर्ट दिया तो उसका मैक्सिमम रिज़ल्ट मिलेगा। पर लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिर अगर तुम्हें होश आया और फिर तुम अपना मैक्सिमम एफर्ट दोगे, तो तुम्हें मैक्सिमम रिज़ल्ट नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है।
तो तुम्हें इन्हीं 30-40 दिनों के अंदर अपना मैक्सिमम एफर्ट देना पड़ेगा अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि मैंने अपना जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो ड्रॉपर बैच में दिया था मैंने, उसमें मेरे 95% आई थी पहले अटेम्प्ट में, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 96.7 परसेंटाइल आई थी, ठीक है। पर लेकिन नंबर का गैप बढ़ गया भाई। पहले में मेरे 114 कुछ नंबर आए थे और दूसरे में मेरे 145 नंबर आए थे, कुछ नंबर इंक्रीज हुए, परसेंटाइल एक इंक्रीज हुई थी मेरी। तो वही करना है, अगर तुमने पहले में मैक्सिमम एफर्ट दे दिया तो तुम्हारा भाई हो जाएगा भाई, सीएससी लेके जाओगे भाई तो तुम्हें मैक्सिमम एफर्ट देना है इसमें। पहली बात तो ये तुम्हें याद रखनी है, तुमने कितनी भी मेहनत की हो पूरे साल भर कुछ मैटर नहीं करता। अगर इन 30-40 दिनों के अंदर तुमने मेहनत नहीं की, तुमने एफर्ट नहीं मारा, तो तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो जाएगा भाई। और पूरा वेस्ट होने के बाद जब रिजल्ट में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता ना भाई, जो घर वालों के रिएक्शन होते हैं, जो भाइयों के रिएक्शन होते हैं, तुम अंदर से ही सैड हो जाओगे भाई, टूट जाओगे अंदर से तुम। इतनी मेहनत करने के बाद अगर नहीं हुआ, क्योंकि तुमने एंड में मेहनत करना छोड़ दिया ना, तुम एंड में डिस्ट्रैक्ट हो गए, इस चक्कर में तुम्हारा पूरा बर्बाद हो जाएगा भाई। 30-40 दिन बचे हैं, बड़ी जल्दी बीत जाएंगे, ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही होता है भाई, अगर तुमने अपना पूरा दिन भर पढ़ाई पढ़ाई में बिजी कर लिया ना, तो तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कब एग्जाम आने वाला है। पर अगर तुम रील देखते रहे, यूट्यूब चलाते रहे, तो तुम्हें तो रोज लगेगा भाई अब 29 दिन बचे हैं, 28 दिन बचे हैं, क्योंकि तुम्हारी फट रही है और तुम पढ़ नहीं रहे। बेसिक बात तो यही है, ऐसा मैंने भी देखा है, मैंने अपना जेईई एडवांस ऐसे ही तो होगा। मुझे आज भी याद है, मैं पिक्चर देख रहा हूँ, यूट्यूब पे मूवीज देख रहा हूँ दिन भर, और गिन रहा हूँ भाई इतने दिन बचे हैं, और मेहनत नहीं कर पा रहा मैं, क्योंकि मेरा जेईई मेंस में हो गया था, मुझे पता है, इसलिए मैं मेहनत नहीं कर पा रहा, मेरे को एडवांस चाहिए भी नहीं था। लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा जेईई मेंस भी नहीं निकलेगा अगर तुमने मेहनत नहीं की तो। पहले अटेम्प्ट में फोड़ दो, तो सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा मेहनत करने की नीड नहीं रहेगी। सीधी बात है भाई, अगर पहले अटेम्प्ट में तुमने 99 परसेंटाइल लिया है, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करके क्या उखाड़ लोगे। अगर तुम्हारा गोल एनआईटी त्रिची सीएससी नहीं है, तो सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत करने का कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ इतना सा है कि बढ़िया सी एनआईटी में एवरेज ब्रांच मिल जाए, पहले अटेम्प्ट में मेहनत कर लो भाई। हाँ, इसका डाउट क्या था बे? इसका डाउट था शेड्यूल फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ, सॉरी भाई, मैं थोड़ा ज्ञान बांटने लग गया। शेड्यूल फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा, उसका पहला बेसिक मेन रीजन तो यही है कि तू डिस्ट्रैक्ट हो गया है। हाँ भाई, अगर तू पढ़ नहीं पा रहा है, तेरा शेड्यूल फिक्स नहीं है, पहला मेन रीजन है तेरा गोल शिफ्ट हो चुका है। तेरा गोल अब एग्जाम क्लियर करना नहीं है, तेरा शिफ्ट हो रहा है, तो वो गोल वापस ला, अपना वापस फोकस कर कि ये 30-40 दिन ही पढ़ना है। ऐसा बोलेगा ना, बस ये 30-40 दिन ही बचे हुए हैं, इनमें मेहनत कर ली तो हो जाएगा, ऐसा अपने आप को बोलना, मोटिवेट कर, खुद को मोटिवेट करना होगा भाई। मैं बार बार नहीं आने वाला मोटिवेट करना, बार बार यूट्यूब पे जाके मोटिवेशन मत लो, खुद को मोटिवेट करना सीखो, क्योंकि आगे लाइफ में तुम्हें भाई बहुत जगह काम आएगा ये। बार बार तुमको संदीप महेश्वरी देखने की नीड नहीं पड़नी चाहिए भाई, खुद से सेल्फ अंदर से मोटिवेट करो अपने आप को भाई। पहली बात तो टाइम टेबल बनाने के लिए तुम्हारा मन होना चाहिए पढ़ने के लिए। देखो, 3-3 के शिफ्ट बनाओ, एक एक का ब्रेक दो। बेसिक रूल तो यही है। 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए तुमको मेरे हिसाब से, तो 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में 2-2.5 घंटे तुम्हारा खाने पीने में निकाल लो, जो भी डेली एक्टिविटीज होती हैं। 16 घंटे बचे, चल 14 घंटे ही पढ़ ले, तू 16 भी मत पढ़े, 14 घंटे पढ़ ले, वो भी बहुत रहेगा। पर 14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे 30-40 दिन के लिए, तेरा सिलेक्शन गारंटेड है, कोई नहीं रोक सकता बच्चे। आशीर्वाद ले ले। कैसे पढ़ना है? 3-3 घंटे का बैच शिफ्ट बनाओ। सुबह जब भी उठते हो, उठते ही 3 घंटे का लो एक सेशन, उसके अंदर जो भी तुम्हारा एक चैप्टर उठाओ पहले 3 घंटे में, उसको रिवाइज करो, सवाल लगाओ, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसके अंदर तुम खा लो, नहा लो, फिर 3 घंटे का एक सेशन और लो, उसके अंदर अगले सब्जेक्ट का एक चैप्टर उठा लो, उसको रिवाइज करो और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, उसके अंदर दोपहर का लंच कर लो, या फिर जो भी तुम्हें करना है करो, तुम फ्री हो उस 1 घंटे के लिए। 1.5 घंटे का ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें ऐसा ही करना है, ये तो ऐसा मैंने किया था, मैं तो वो बता रहा हूँ, ऐसा मैंने किया था, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी तुम जैसा कर रहे हो बेस्ट है, पर पढ़ना है तुम्हें, ऐसे ही तुम कंटिन्यू कर सकते हो। फिर 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 3 घंटे पढ़ लिए, तो ये तुम्हारा हो गया शेड्यूल कैसे बनाना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। मैथ में तो बस थ्योरी ही आती है, 25 में से 3-4 सवाल ही बन पाते हैं टेस्ट में। रिलेटेबल भाई, रिलेटेबल, सेम पिंच, सेम हाल था, मेरी भी मैथ बेकार थी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारा मेंटर जो है वही मैथ में कच्चा है, तो तुम्हें अब क्या ही ज्ञान देगा मैथ में, ठीक है। एक एडवाइस जो मैं दूंगा मैथ के लिए, अगर तुम्हें मैथ में स्कोर इंप्रूव करना है थोड़ा बहुत अपना, तो जो इजी चैप्टर है उनको टारगेट करो, वेक्टर, 3D, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1-2 चैप्टर और है जो तुम्हें मिल जाएंगे इंटरनेट पर, तो इजी चैप्टर है उनको टारगेट कर लो। तो ये 3-4 सवाल वाला टारगेट जो है वो 6-7 सवाल तक शिफ्ट हो सकता है बस, अगर ये तुमने इजी चैप्टर्स भी टारगेट कर लिए। उससे ऊपर तुम्हें जाना है तो तुम्हें फिर वही मेहनत वाला चैप्टर उठाना पड़ेगा, जो मैंने नहीं कर पाया याद। हल्का सा स्कोर इंप्रूव हो सकता है इससे, अगर तुम करना चाहो। बाकी अगर तुम्हारा गोल एडवांस है तो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि एडवांस में भाई अगर कट ऑफ क्लियर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा तुम्हारा। मेरी मैथ में -1 नंबर आए थे एडवांस में भाई, मैं क्या बताऊं एडवांस का तुम्हें भाई, मैं खुद रोता हूँ एडवांस में। पर ठीक है भाई, आई एम ओके विद दैट, मुझे जाना भी नहीं था, ठीक है छोड़ो। ये मुहावरा तुमने सुना होगा भाई, लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। डाउट नंबर 9, यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन, रैंडम वीडियोस वॉचिंग।
डिस्ट्रैक्शन, सारी फसाड़ की यही जड़ है यार, डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि तू डिस्ट्रैक्टेड है इसलिए तेरे को समझ नहीं आ रहा कि रिवीजन कैसे करते हैं। क्योंकि तू डिस्ट्रैक्टेड है इसलिए तेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया, मैंने तो सवाल लगा लिए पर मैं भूल गया रिवीजन करना। भाई तू यूट्यूब वीडियोस देखने में बिजी है, भाई डिस्ट्रैक्शन ही तो है असली जड़। अगर बंदा अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल ले ले तो डिस्ट्रैक्ट ही क्यों हो? वो बंदे को जब अपना गोल मालूम चल जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट क्यों होगा? पेपर से एक दिन पहले मैं वीडियोस देख रहा था, मूवीज देख रहा था मैं खुद, जब मेरी 40 परसेंटाइल आई थी मेरी, ठीक है? तो सेम तेरे साथ भी होगा फिर। इतना मेहनत करने के बाद अभी एंड का टाइम सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। देखो स्टार्टिंग के टाइम में पढ़ो, बीच के टाइम में बकचोदी करो, एंड के टाइम में पढ़ो तो तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पर लेकिन तुमने स्टार्ट में पढ़ा, बीच में पढ़ा और एंड में हक दिया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो तुम्हारा पेपर भी फिर वैसा ही जाएगा, डिस्ट्रैक्टेड होता जाएगा पेपर, डिस्क्रीट नंबर आएंगे तुम्हारे ठीक है? देखो सेल्फ कंट्रोल या फिर फोकस लाने के लिए एक दो चीजें तुम ट्राई कर सकते हो। सबसे पहला है कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा आधी एक घंटा जिम एक्टिविटीज करो। जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही तुम पुशअप कर सकते हो, सिटअप कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो जिम एक्टिविटी। थोड़ा स्किपिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, 30-40 मिनट भी एक्सरसाइज करोगे तो ठीक रहेगा, तुम्हारा फोकस आएगा, तुम अपने आप को पहचानने लगोगे भाई। अब नेक्स्ट डाउट, लास्ट 40 to 50 डेज की क्या स्ट्रेटेजी रखूं रिवीजन और मॉक टेस्ट की, समझ नहीं आ रहा। देखो रिवीजन कैसे करना है बता दिया, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं बता दिया। तुम आई गेस अब तक तुम्हारा ये वाला डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा कि 40-50 दिन की रिवीजन स्ट्रेटेजी, मॉक टेस्ट कैसे देते हैं। सारा मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है बताते-बताते। एंड इसका और कुछ डाउट है क्या? तो यही डाउट थे इसके, एंड आई गेस मैंने सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी नॉलेज थी, सारी दे दी है तुम लोगों को मैंने। अभी भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो, कमेंट में बता दूंगा। तुम्हें ऐसी वीडियोस के थ्रू समझना है तो वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। एक बंदे का और कमेंट था, वो पूछ रहा था कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही थी इस दिसंबर मंथ में। तो भाई जितना मुझे याद आ रहा है, दिसंबर मंथ से पहले मेरी प्रिपरेशन थोड़ी वीक चल रही थी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो गया था, जैसे कि सब बच्चे होते हैं, मैं भी डिस्ट्रैक्टेड हो गया था। फिर एक दिन जेईई की तरफ से नोटिफिकेशन आया, एनटी की तरफ से, कि भाई एग्जाम जो है आपके जनवरी में इतनी तारीख को होने वाले हैं। तो आप, मुझे अच्छे से याद है उस दिन जैसे ही मैंने वो नोटिफिकेशन देखा, मैं पिक्चर देख रहा था कोई, वो सब छोड़ छाड़ के मैं पढ़ने बैठ गया भाई। और उसके बाद से फिर मैंने रोज इतनी मेहनत की जितनी मैंने स्टार्टिंग में की थी, बिल्कुल पीक वाली मेहनत, कोई पीक वाली मेहनत दोबारा की भाई। ऐसे ही तुमको करना है। अब तुम्हें एनटीए की डेट के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है भाई, तुम्हें अभी स्टार्ट करना है। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो यही तुम्हारा अलार्म है, बैठ जाओ। अगर तुम 4-5 दिन ज्यादा पढ़ लोगे तो तुम्हारी थोड़ी ज्यादा परसेंटाइल आ जाएगी। तो जितने भी बच्चे यहाँ तक पहुंचे, इस वीडियो को कंप्लीट देखा, एंड उनका कुछ भी डाउट रह रहा हो, कुछ भी जानना हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू।